तो अब हम लोग की जो बेसिकली यहाँ पे क्लास हो रही है, वो क्लास का पर्पस आपको पता ही है। ये कोई रिवीजन क्लास नहीं है, ये क्लास है अपडेट करने के लिए, फोकस कराने के लिए कि एग्जैक्टली कौन सा पार्ट किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा आता है, किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। या अगर करंट पॉसिबिलिटी भी लग रही है कि ये आने का चांस है तो उस पर भी फोकस करेंगे। इसके अलावा पूछने को तो आप कुछ भी पूछ सकते हो उस टॉपिक में, जब टॉपिक चल रहा है तो हम लोग फोकस उन पार्ट्स पे ही पहले करते चलेंगे। तो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी और यहाँ फटाफट एक बार समराइज़ भी हो जाएंगी, जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और उन पार्ट्स को भी देख लेंगे, उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आए हैं जेईई में वो भी देख लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो पीछे तो सबको क्लियर है स्क्रीन में, ख्याल से विजिबिलिटी कोई समस्या नहीं। अच्छा देखो भाई, अब सबसे पहले मैं समराइज़ करूं तो सॉलिड स्टेट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले तो हम बेसिक पार्ट पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड एमॉर्फस। इसके बाद बात होती है कि भाई यूनिट सेल क्या हैं, कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। फर्दर हम लोग यूनिट सेल डिस्कशन करने के बाद क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को डिटेल में देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फिर डेंसिटी क्या होती है, एम्पायरिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद पैकिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है क्रिस्टल का 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। और फिर डिफरेंट टाइप के आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट डिफेक्ट्स किस तरीके से मिलते हैं सॉलिड में, कौन कौन से टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, राइट। और लास्ट में भी प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये पूरी चीज़ें अगर हम देखें तो टॉपिक में कवर होती हैं। अब देखो, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही, मैंने जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस को स्टडी किया है, तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन वो एम्पायरिकल फार्मूला बनाने पे पूछे जा रहे हैं। मतलब क्रिस्टल में पार्टिकल्स दिए होंगे डिफरेंट लोकेशन पे, फार्मूला इफेक्टिव क्रिस्टल का क्या है, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद डेंसिटी कैलकुलेशन या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कई सारे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्रिस्टल का फार्मूला बनाने पे हैं, उसके बाद डेंसिटी कैलकुलेशन। और फिर क्वेश्चंस अगर हम देखें तो बेसिकली जो आयनिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है, जैसे रॉक साल्ट अरेंजमेंट है, सीजियम क्लोराइड अरेंजमेंट है, तमाम है, उनसे रिलेट होके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आफ्टर दैट डिफेक्ट वाला पार्ट। तो मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, जो मतलब आने का पूरा चांस ही है, वो कौन सा है, सिंपल पार्ट, एम्पायरिकल फार्मूला। तो फिर भी मैं एक बार समराइज़ करता हूँ और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इन पार्ट से आते हैं। देखो, एक पार्ट जो अभी अपने को टेबल दिख रही है, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली है क्या कि हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि यूनिट सेल जो बेसिकली है वो 7 डिफरेंट टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। 7 डिफरेंट टाइप से डिवाइड कर सकते हैं यूनिट सेल की डायमेंशन और उनके क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स के बेसिस पर, 7 डिफरेंट टाइप से। अब ये 7 डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं देख लो। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल इसी को बोलते हैं, और फाइनली हेक्सागोनल। ये टोटल 7 डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल हैं। और ये पार्ट में एक बार केवल मैच द कॉलम आया है जेईई एडवांस में। जेईई मेन में तो छोटे क्वेश्चंस इस पे बनते रहते हैं। तो इस पार्ट को एक बार मैं तुम्हारे साथ समराइज़ कर देता हूँ ताकि ये चीज़ तुम्हें याद हो जाए। बोर्ड पे तो सब लिखा ही है, फिर भी एक बार समराइज़ कर दूंगा ताकि याद हो जाए। वैसे ये स्टार बैच के ही नोट्स हैं, उनको पढ़ाया था। तो अच्छा, मैं ध्यान से सुनना। देखो, सपोज कि मेरे हाथ में एक क्यूब है, मेरे हाथ में एक क्यूब है। अब क्यूब में तुम्हें पता है कि जो डायमेंशन ए बी सी हैं वो इक्वल होती हैं, एंगल अल्फा बीटा गामा है वो भी इक्वल होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे हाथों में एक क्यूब है। अब क्यूब को किसी एक डायमेंशन के अलोंग पुल करोगे तो दिस इज टेट्रागोनल, उसी सीक्वेंस में लिखे हुए।
क्यूब को किसी एक डायमेंशन के अलोंग पुल करोगे, दिस इज टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में क्या हुआ, एक डायमेंशन बदल गई, बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा क्यूब में था। ठीक, तो क्यूब को हमने एक डायमेंशन के अलोंग पुल किया, बन गया टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल को हमने दूसरी डायमेंशन के अलोंग पुल किया, टेट्रागोनल को हमने दूसरी डायमेंशन के अलोंग पुल किया। अब दूसरी डायमेंशन के अलोंग पुल किया तो अब तीनों डायमेंशन अलग अलग हो चुकी हैं, दिस इज ऑर्थोरोम्बिक। क्यूब है, क्यूब को एक डायमेंशन के अलोंग पुल किया, दिस इज टेट्रागोनल, और टेट्रागोनल को दूसरी डायमेंशन के अलोंग पुल किया, दिस इज ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक के दो अपोजिट फेस लो, ऑर्थोरोम्बिक के दो अपोजिट फेस, इसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करो, एक को आगे एक को पीछे, ऑर्थोरोम्बिक के दो अपोजिट फेस लिए, इसको अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड किया तो हल्का झुका हुआ स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हल्का झुका हुआ जो स्ट्रक्चर है, दिस इज मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में बाकी सब तो वैसा ही है जो ऑर्थोरोम्बिक में था, केवल एक एंगल चेंज हुआ है, बाकी दोनों एंगल वैसे ही है 90 डिग्री। अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक के दो अपोजिट फेस लिए, अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड किया, थोड़ा झुक गया स्ट्रक्चर, टिल्ट हो गया, दिस इज मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक के दूसरे दो अपोजिट फेस लिए, इनको भी थोड़ा आगे पीछे अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड किया, तो अभी तो झुका था, अब वो थोड़ा मुड़ गया कि नहीं, ट्विस्ट हो गया, तो दिस इज ट्राइक्लिनिक। तो अब एक बार मैं समराइज करता हूँ, क्यूब को एक डायमेंशन के अलोंग पुल किया, टेट्रागोनल को दूसरी डायमेंशन के अलोंग पुल किया, ऑर्थोरोम्बिक के दो अपोजिट फेस लिए, अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड किया, एक एंगल चेंज हुआ, दिस इज मोनोक्लिनिक। इसके दो अपोजिट फेस लिए, दूसरे वाले अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड किए, थोड़ा ट्विस्ट हो गया, दिस इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में देखो तो तीनों एंगल अलग अलग हैं, ट्राइक्लिनिक में तीनों एंगल अलग अलग हैं, तीनों डायमेंशन तो अलग अलग है। तो ये तो तुम्हारे 5 चल जाएंगे सीक्वेंस में। ठीक, अब इसके बाद तुम अगर देखो ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल, तो देखो ट्राइगोनल जो है वो ट्राइगोनल बेसिकली क्या है कि अगर क्यूब है हमारे पास तो क्यूब और ट्राइगोनल बिल्कुल सिमिलर होते हैं। क्यूब में भी डायमेंशन ABC इक्वल होती हैं, ट्राइगोनल में भी डायमेंशन ABC इक्वल होती हैं। क्यूब में भी अल्फा बीटा गामा एंगल इक्वल होते हैं, ट्राइगोनल में भी अल्फा बीटा गामा एंगल इक्वल होते हैं, बट वो 90 नहीं होते। क्यूब और ट्राइगोनल बिल्कुल सिमिलर हैं, अंतर क्या है कि क्यूब में तीनों एंगल 90 डिग्री होते हैं और ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल में एंगल 90 डिग्री नहीं होते, इक्वल होते हैं। और हेक्सागोनल अगर देखोगे तो हेक्सागोनल बनेगा तुम्हारा हेक्सागोनल बनेगा तुम्हारा टेट्रागोनल से। ये जो टेट्रागोनल है इसी से हेक्सागोनल क्रिएट होता है। अब टेट्रागोनल में हमने क्या किया था, क्यूब को किसी एक डायमेंशन के अलोंग पुल किया था। अब एक डायमेंशन के अलोंग पुल किया था तो एक डायमेंशन अलग हो गई, बाकी दोनों वैसे ही हैं सेम, और लेकिन एंगल तीनों कैसे हैं, 90 डिग्री। अब इस टेट्रागोनल के दो एडजेसेंट फेस ले लो, टेट्रागोनल के दो एडजेसेंट फेस ले लो, बस उनका एंगल 90 से बढ़ा के 120 कर दो, 120, तो ये बन जाएगा हेक्सागोनल। ठीक है, तो इस पार्ट से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, इसका चांस है, इंफॉर्मेशन बेस है बट हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब बाकी तुमको दिख ही रहा है ये वाली, इसमें जरा कॉलम देखो, तो इस वाली कॉलम में एक्चुअल में लिखा है कि किसके कौन कौन से लैटिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि प्रिमिटिव तो सबका एग्जिस्ट कर रहा है, जो 7 यूनिट सेल है प्रिमिटिव सबका एग्जिस्ट कर रहा है, और इसमें जो ऑर्थोरोम्बिक है उसके मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रिमिटिव भी, बॉडी सेंटर भी, फेस सेंटर भी और एंड सेंटर भी। ऑर्थोरोम्बिक के सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड सेंटर कर रहे हैं कि नहीं। और क्यूब में बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रिमिटिव के साथ। तो देखो सबसे ज़्यादा ऑर्थोरोम्बिक में एग्जिस्ट कर रहे हैं सारे, इसके अलावा 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं क्यूब में, और बाकी 2 हैं जिनमें 2-2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो टेट्रागोनल और दूसरा मोनोक्लिनिक। ठीक है,
तो अब ये तुम याद रखोगे इसको थोड़ा, क्योंकि ये पार्ट है तो इन्फॉर्मेशन, बट चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ जाए छोटा इससे। हल्का क्वेश्चन आता है इन्फॉर्मेटिव तो सीधे इससे चांस है काफ़ी ज़्यादा कि वो पूछ लिया जाए। क्लियर है पॉइंट? तो टोटल ये 14 डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल हैं। दीज आर कॉल्ड एज 14 डिफरेंट लैटिसेस आर कॉल्ड एज ब्रेविस लैटिस। तो एक तो ये पॉइंट हुआ। बाकी अब मैं तुम्हें समराइज कर देता हूँ फटाफट। ये उन 14 के स्ट्रक्चर हैं। वैसे तुमको हैंड से जो इम्प्रेशन दिया उससे आइडिया लग गया होगा। अब घर पे एक बार रिवाइज करोगे तो वो दिमाग में याद भी हो जाएगा बिल्कुल फिक्स। पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में हमें पता ही है कि कितना फ्रैक्शन स्पेस ऑक्युपाइड है इन क्रिस्टल, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। कितना फ्रैक्शन स्पेस ऑक्युपाइड है इन क्रिस्टल, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन चाहे तुम बड़े क्रिस्टल का निकालो या छोटे पीस का निकालो, सेम ही आना है। ठीक है ना? तो इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन का ये जो फार्मूला लिखा है वो यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में लिखा है कि यूनिट सेल के अंदर अगर सपोज z पार्टिकल हैं और एक पार्टिकल वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है 4/3 पाई आर क्यूब, तो z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई द पार्टिकल और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये तुमको दे देगा पैकिंग फ्रैक्शन। और एक टर्म यहाँ पे हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें नोन है ऑलरेडी कि भाई किसी भी गिवन पार्टिकल के जो क्लोजेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल हैं सराउंडिंग में, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी गिवन पार्टिकल के क्लोजेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल जो सराउंडिंग में है, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना? तो सॉलिड स्टेट में क्लोजेस्ट पार्टिकल ऑलमोस्ट टच करते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है? तो ये तो बेसिक टर्म है, तुम्हें पता है ऑलरेडी। तुम्हें पता है कि क्यूबिक में जो 3 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, लाइक सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी। ठीक है ना? अच्छा, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी में सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं, बीसीसी में कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, एफसीसी में कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। ठीक है ना? इफेक्टिव पार्टिकल सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं? 1, क्योंकि कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। बीसीसी में इफेक्टिव 2, क्योंकि कॉर्नर का तो 1/8 हो गया, वहाँ से आ गया 1, और बॉडी सेंटर का कंप्लीट कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन कैसे काउंट करते हैं? कंट्रीब्यूशन बेसिकली काउंट करते हैं हम सेंटर से। मतलब कि अगर किसी पार्टिकल का सेंटर यूनिट सेल की बाउंड्री पे है, तब तो वो पार्टिकल को बोलोगे दिस इज शेयर्ड पार्टिकल। और अगर बाउंड्री पे नहीं है, अंदर है यूनिट सेल के, तो उसको बोलोगे कंप्लीट पार्टिकल। ठीक है ना? चाहे बाउंड्री के बगल में हो, अंदर हो, बट उसको कंप्लीट ही बोला जाता है। ठीक है? अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है इसमें सिंपल क्यूबिक में? 6। किसी गिवन पार्टिकल को 6 नियरेस्ट पार्टिकल टच करते हैं। ओके, बीसीसी में कितना आता है? एफसीसी में 12। अच्छा, अगर हम बोले हैं कि भाई ये हमारा सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है, इसमें बताओ किसी गिवन पार्टिकल से नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल कितने होंगे? नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल, भाई मान लो इससे हम गिन रहे हैं तो सबसे पास वाला तो ये हो गया नियरेस्ट। ऐसे तो 6 मिलेंगे। ए डिस्टेंस पे एक इधर है तो एक इधर होगा, एक बैक में है तो एक फ्रंट में होगा, एक ऊपर है तो एक नीचे होगा। होगा कि नहीं? अच्छा, ये तो हो गया नियरेस्ट। अब नेक्स्ट नियरेस्ट कितने होंगे? 12। देखो, एक ये मिल रहा है A√2 डिस्टेंस पे, ये नेक्स्ट नियरेस्ट है। एक ऐसे ही ये मिलेगा A√2 डिस्टेंस पे, ये भी नेक्स्ट नियरेस्ट है। और एक ऐसे ही ये मिलेगा, तो इसको नेक्स्ट नियरेस्ट इस यूनिट सेल के अंदर 3 मिलना है कि नहीं? और ये कॉर्नर कितनी यूनिट सेल में कॉमन है? 8 यूनिट सेल में कॉमन है। 8 पूरे ऊपर नीचे 3D में ये कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर 8 यूनिट सेल में कॉमन होता है। तो एक यूनिट सेल के अंदर ऐसे 3, तो 8 यूनिट सेल के अंदर 8 × 3। लेकिन अगर तुम इसमें देखोगे तो हर पार्टिकल यूनिक नहीं है, बल्कि वो 2 यूनिट सेल में शेयर्ड है, जिनमें हम काउंटिंग कर रहे हैं। जैसे ये वाला है तो इसको इस वाली यूनिट सेल में भी हम गिनेंगे और इस वाली में भी गिन चुके हैं, तो इसलिए हमें हाफ करना पड़ता है। तो इफेक्टिव पार्टिकल 12, तो नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल 12, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट 8, क्योंकि सब उससे बड़ी दूरी पे दिख रहा है ये वाला है, और एक यूनिट सेल के अंदर ऐसा एक ही सिंगल पार्टिकल है, और क्योंकि ये 8 यूनिट सेल में कॉमन है तो ऐसे 8 पार्टिकल चारों तरफ मिलेंगे। क्लियर है?
अच्छा फटाफट बीसीसी में बता जाओ, सब चीज़ें पता है तुम्हें। नियरेस्ट कितने? 8, यही तो है नियरेस्ट यहाँ से कॉर्नर से, ठीक है। नेक्स्ट नियरेस्ट 6 दिख रहा है, इधर इधर बैक फ्रंट ऊपर नीचे। अच्छा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट 12, वेरी गुड, क्लियर है। एफसीसी में नियरेस्ट 12, नियरेस्ट मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 12। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, सॉरी नेक्स्ट नियरेस्ट 6, ये वाला पार्टिकल है नेक्स्ट, तो ये मिल रहा है 6। और इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट 24, याद कर लिया होगा अब तक तो। भाई अगला यहाँ से देखें तो एक चांस लग रहा है कि ये हो सकता है और एक चांस लग रहा है कि ये भी हो सकता है स्पेस के सेंटर का। लेकिन अब दोनों के तुम जब डिस्टेंस यहाँ से निकालोगे तो ये वाली डिस्टेंस तो a√1.5 आती है और ये वाली डिस्टेंस a√2 आती है, ठीक है ना, याद है सब। तो ये वाला नेक्स्ट टू नेक्स्ट है दैट इज़ 24 कैसे, ये एक तो ये मिल रहा है, एक बैक वाले फेस के सेंटर का मिल रहा है, एक टॉप वाले फेस के सेंटर का मिल रहा है। तो एक यूनिट सेल में ऐसे 3 पार्टिकल हैं, तो 8 में 24। और ये जो गिन रहे हैं ये 2 यूनिट सेल में कॉमन नहीं है जिनमें हम काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। खैर ये तो बेसिक चीज़ें हैं, तुमको पता है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट सेल का मास अपॉन उसका वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। यूनिट सेल के मास का मतलब यूनिट सेल में पार्टिकल का मास, ठीक है। ओके अब जरा देखो, क्रिस्टल में जब भी तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ क्रिस्टल, तो फार्मूला ऑफ क्रिस्टल का मतलब ही होता है हमेशा कि उसका एम्पायरिकल फार्मूला। जो भी पार्टिकल आ रहे हैं इफेक्टिव, उनको सिंपल रेशियो में हमें बताना है, दैट इज़ एम्पायरिकल फार्मूला। तो किसी भी क्रिस्टल के केस में अगर फार्मूला पूछा जा रहा है, किसी भी क्रिस्टल के केस में अगर फार्मूला पूछा जा रहा है तो फार्मूले का मतलब हो गया उसका एम्पायरिकल फार्मूला, राइट। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आए एम्पायरिकल फार्मूले से, चीज़ें तो तुम्हें रिवाइज है, बट मैं एक बार जेई के क्वेश्चन रफ कॉपी एक ले लो चाहो तो, अपन फटाफट निपटा लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं बट एक बार देख लो कि फोकस जेई का कहाँ पे है। जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो लिए, कॉमन क्वेश्चन हटा दिए PYQ में। और इसके अलावा तुम्हें असाइनमेंट मिला है कि नहीं, प्रिंटिंग कॉपी? तो एक कुछ उसमें पार्ट है PYQ का और कुछ पार्ट दूसरे क्वेश्चंस हैं, तो वो घर पे एक बार सॉल्व कर लोगे। जैसे देखो 2012 में ये जेई का क्वेश्चन आया था ये वाला। अब उन्होंने इसमें क्या पूछा है, एम्पायरिकल फार्मूला या फार्मूला ऑफ क्रिस्टल ही तो पूछा है। अब इसमें अगर तुम देखो तो 2 टाइप के पार्टिकल बने, एक तो स्क्वायर टाइप का, एक सर्किल टाइप का। तो तुम दोनों को इफेक्टिव गिनोगे कितना है, सिंपल रेशियो लिखोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, रफ कॉपी ले लो, कितना mx2 आ रहा है कि नहीं। क्योंकि देखो m वाले स्क्वायर जो हैं वो कहाँ हैं, 4h के सेंटर पे हैं और एक बॉडी सेंटर पे है। तो बॉडी सेंटर वाले का तो फुल कंट्रीब्यूशन, और एज एक कितने में कॉमन होती है क्यूब में, 4 यूनिट सेल में। तो 4 पार्टिकल वो हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/4, तो ये हो गए 2, ठीक है। दूसरे x वाले अगर देखोगे तो x ये सर्किल टाइप का जो दिख रहा है ये FCC अरेंजमेंट है पूरा, तुम्हें दिख रहा होगा। और FCC अरेंजमेंट है तो ये कितने हो गए, 4। तो 1:2 के रेशियो में फार्मूला बना mx2। इस तरह के कई क्वेश्चन आए। देखो जैसे एक क्वेश्चन मैं इस तरह का और दिखाता हूँ। मतलब इसी में वैरायटी अलग अलग टाइप की पूछी जाती है। जैसे एक 9 नंबर क्वेश्चन देखो 18 का है, लेटेस्ट क्वेश्चन, मतलब लेटेस्ट क्या थोड़ा। अब ये क्वेश्चन पूछा तो फार्मूला गया है बट थोड़ा घुमा के लैंग्वेज दी गई है कि तुम्हें mx का NaCl टाइप अरेंजमेंट दिया है। अब mx का NaCl टाइप अरेंजमेंट दिया है तो भाई हमारे दिमाग में पहला कन्फ्यूज़न यही आता है कि NaCl मतलब ऐसे, पहला कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में यही आता है। इसका मतलब Cl होगा X टाइप का, Na होगा M टाइप का। लेकिन भाई पढ़ लो आगे कि और कुछ तो नहीं दिया है घुमा फिरा के, नहीं दिया है तो हम यही मान के चलेंगे, बट हम लैंग्वेज पढ़ेंगे फिर उसके हिसाब से ही काम करेंगे अगर कुछ दिया है तो। तुम्हें लैंग्वेज में यहाँ तो कुछ नहीं दिया, लेकिन पहला पार्ट जो दिया है
रिमूव ऑल एनायन एक्स एक्सेप्ट द सेंटर वन। इसका मतलब कि एनायन एक्स जो हैं वो सेंटर पर भी हैं। और रॉक साल्ट अरेंजमेंट में हमें पता है कि Cl जो है वो तो होता है FCC अरेंजमेंट में, और Na होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं? सारे एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर होते हैं कि नहीं, याद है? तो Cl तो हो गया सारे फेस सेंटर और कॉर्नर पे, और Na हो गया सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब सारे एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे। तो तुम्हें लैंग्वेज बोल रही सारे एनायन एक्स को हटाना है केवल सेंटर वाले एनायन एक्स को छोड़ के, यही लैंग्वेज बोल रही है। इसका मतलब अब यहाँ से समझ में आया कि NaCl में जो एनायन एक्स है वो बेसिकली Na वाली पोजीशन पे है, और कैटायन M जो है वो बेसिकली Cl वाली पोजीशन पे है। कई बार क्वेश्चन में इस तरह का धोखा हो चुका है जेई में, तो ये पढ़ लेना ज़रूरी है जब भी दिया जाए। कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम मान लेंगे जैसा चलता है। अब इसके हिसाब से काम करेंगे, तो इसके हिसाब से काम करेंगे तो देखो ये तो हुआ NaCl और ये हो गया Mx। तो हमें पता है कि 4m और 4x होने चाहिए यूनिट सेल के अंदर जब परफेक्ट है। अब पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं इसमें, सारे एनायन x को हटाना है सेंटर वाले को छोड़ के। अब सेंटर वाले का इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन तो 1 ही होगा ना, उसको छोड़ के सारे हटाएंगे तो ये एक ही तो बचेगा और ये 4 बचेंगे। तो ये पहला पार्ट करने के बाद ये दिखा फार्मूला। फिर आगे पढ़ें, रिप्लेस ऑल फेस सेंटर कैटायन M बाई एनायन X। इसका मतलब फेस सेंटर पे जितने कैटायन थे सारे कितने फेस सेंटर हुए, 6, इफेक्टिव उसका हुआ 3। तो 3 कैटायन M को एनायन से रिप्लेस करना है। इसका मतलब 3 कैटायन कम हो जाएंगे, 3 एनायन बढ़ जाएंगे। तो फार्मूला इसके बाद कितना हुआ, X4M हुआ कि नहीं। फिर तीसरे पे आते हैं, रिमूव ऑल कॉर्नर कैटायन। अब एक ही बचा था कॉर्नर वाली पोजीशन पे कैटायन, उसको भी हटा दे रहे हैं। तो फार्मूला X4M0 लिख देते हैं मान लो, है ना। और फिर लास्ट, रिप्लेस ऑल सेंटर एनायन X विद कैटायन M। अब सेंटर वाले एनायन X को हटा के कैटायन ला रहे हैं, तो इसका मतलब एक एनायन कम हो जाएगा, तो बचा 3 और ये आ गया 1। तो ये फाइनल फार्मूला बचा। और क्वेश्चन में तुमसे रेशियो एनायन टू कैटायन पूछा है, सीधे लिख दोगे। तो एम्पायरिकल फार्मूला वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार बिल्कुल स्ट्रेट पूछ दिए जाते हैं जैसे उधर देखा था, और कई बार उनमें लैंग्वेजेस में थोड़ा थोड़ा चेंज करके पूछा जाता है। बट जो नोटिस किया है ओवरऑल कि ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन उनमें सबसे ज़्यादा इस टाइप के ही, ठीक है ना। फिर इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी वाले भी तमाम क्वेश्चन पूछे गए, डेंसिटी से रिलेटेड भी तमाम क्वेश्चन पूछे गए। जैसे देखो कि जैसे एक क्वेश्चन ये बड़ा कॉमन है, तुम लोग करते भी रहते हो, कि क्रिस्टल के 2 फेजेस दिए हैं, FCC और BCC में एक क्रिस्टलाइज हो रहा है, और उसमें एच लेंथ दी है और डेंसिटी का रेशियो बताना है, ठीक है ना। या ये वाला क्वेश्चन देखो 2006 का, कि इसमें डेंसिटी वगैरह दी है और एज लेंथ यूनिट सेल की, एटॉमिक वेट एज लेंथ दिया है यूनिट सेल का, डेंसिटी दी है, और हमको बताना है रेडियस। तो हमें पता चले पहले कौन से टाइप का क्रिस्टल है, तब एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन निकलेगा। तो मतलब घुमा फिरा के इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे गए। देखो ये 2007 में आया था, जो अभी हम लोग टेबल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो पार्ट तुमको लगता है बहुत बेसिक, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि जो तुम लोग इधर उधर पढ़ा भी दिया गया होगा, पेवोस्काइट टाइप स्ट्रक्चर, स्पाइनल इनवर्स स्पाइनल, इन सब पे कोई बात नहीं होती। तो जो बात होती है मेन बेसिक चीज़ पे ही होती है, लेकिन हाँ वहाँ पे IQ यूज़ हो जाए ऐसी बात होती है। जैसे इस क्वेश्चन में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी तभी होगा, हल्का सा मिस किया तो गलत, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे अपने को फोकस करना है, बाकी पे भी करेंगे, ऐसा नहीं बाकी पे छोड़ देंगे,
लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इन्हीं की है सबसे ज़्यादा आने की। चलो एक दो पॉइंट पे और बात कर लेते हैं टॉपिक में आगे बढ़ते हुए। समराइज भी हो जाएगा टॉपिक फटाफट, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। वर्ड्स के बारे में सबको आइडिया है। वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, जो वैकेंट स्पेस पैकिंग के बीच में बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ड, है ना। वर्ड का शेप तो प्रॉपर होता नहीं, फिर भी वर्ड को हम क्या मान के चलते हैं, स्फेरिकल। तो वर्ड पे बेसिकली जो भी मैक्सिमम रेडियस का स्फेयर रखा जा सकता है जो फिट हो जाए, उसी स्फेयर के साइज को हम बोलते हैं दिस इज साइज ऑफ वर्ड। अगर भाई दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल से कोई क्रिस्टल बनता है, तो बड़ा पार्टिकल इसमें क्या करता है, क्रिस्टल की लैटिस तैयार करता है, और छोटा पार्टिकल वर्ड स्पेस पर जाके सेट हो जाता है। इस तरीके से क्रिस्टल में पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। वर्ड का जो भी नाम होता है, वो नाम उसके चारों ओर पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है उसके बेसिस पर होता है। स्क्वायर अरेंजमेंट है चारों तरफ पार्टिकल का, तो स्क्वायर प्लेनर वर्ड बोलोगे। ट्राइंगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल का चारों तरफ, तो ट्राइंगुलर वर्ड बोलोगे। टेट्राहेड्रन अरेंजमेंट है पार्टिकल का, तो टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है ना। तो वर्ड का नाम बेसिकली चारों ओर पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पर होता है। अब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जो ट्राइंगुलर वर्ड है उसमें रेडियस रेशियो कितना आता है, 0.155, कैलकुलेट कर चुके हो, सब याद है सबको, ठीक है ना। इसी तरह टेट्राहेड्रल वर्ड 0.225। अब देखो टेट्राहेड्रल वर्ड में ये स्ट्रक्चर तो तुम्हें पता ही है कि ऐसे बनता है टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है ना। या sp3 हाइब्रिडाइजेशन से भी आइडिया है कि वो अरेंजमेंट टेट्राहेड्रन का ही होता है। लेकिन ये चीज़ भी याद रखोगे जो मैं मार्क कर रहा हूँ नेक्स्ट, कि अगर किसी क्यूब में पार्टिकल को हम टेट्राहेड्रन के कॉर्नर पे रख दें, किसी क्यूब में अगर हम पार्टिकल को टेट्राहेड्रन के अल्टरनेट कॉर्नर पे रख दें, किसी क्यूब में पार्टिकल्स को अगर हम अल्टरनेट कॉर्नर पर रख दें, तो जो सेंटर होगा क्यूब का वो टेट्राहेड्रल वॉइड वाली लोकेशन पे आएगा। तो याद कर लो बिल्कुल, क्यूब में पार्टिकल्स अगर अल्टरनेट कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है तो क्यूब का सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड वाली लोकेशन पे होगा, ठीक है। यही लोकेशन लेते हुए हम लोगों ने कैलकुलेशन की। तो रेडियस रेशियो 0.225। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रेडियस रेशियो 0.414। तो ऑक्टाहेड्रल का अरेंजमेंट पता है कि 4 पार्टिकल स्क्वायर बनाएं और 2 ऊपर नीचे सेट हो जाएं जाके, तो बीच का स्पेस जो होगा दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस तरीके से देख सकते हो, 4 पार्टिकल स्क्वायर बना रहे हैं, 2 ऊपर नीचे सेट हों, तो बीच का स्पेस जो होगा दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इसी को अगर हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो हमें ऐसा भी नजर आएगा। जेईई एडवांस में याद होगा एक ऐसा क्वेश्चन है, इसी टाइप का अरेंजमेंट बना था और कुछ रेडियस वगैरह पूछ दी थी। तो ये अरेंजमेंट भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है। इसको अगर हम इस एंगल से देखें ये वाले अरेंजमेंट को, तो हमें ऐसा ही नजर आएगा। तो तुम इसको 2 तरीके से याद कर सकते हो कि 4 पार्टिकल स्क्वायर के कॉर्नर पे हों और 2 ऊपर नीचे सेट हों, तो बीच का जो स्पेस होगा दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। या तुम्हें 2 अपोजिट ट्राइंगल दिखें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए, तो भी बीच का स्पेस क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी उस केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है ना। 4 पार्टिकल स्क्वायर के कॉर्नर पे 2 ऊपर नीचे हों तो बीच का स्पेस होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। या 2 अपोजिट ट्राइंगल एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए नजर आए तो बीच का स्पेस क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस रूम को अगर हम क्यूबिक एज्यूम करें तो तुम देखो हर फेस के सेंटर पे एक एक पार्टिकल रख दो तो बॉडी का सेंटर दिखेगा तुम्हें ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये रूम में कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, तो देखो इधर वाले 4 फेसेस मिलके स्क्वायर बनाएंगे अगर हम क्यूब मान के चल रहे हैं उसको, और 2 पार्टिकल ऊपर नीचे सेट हो जाएंगे फेस के सेंटर पे, तो बॉडी का सेंटर बिहेव करेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तरह, ठीक है ना। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर ये तुम गायब कर देते हो पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाले, केवल स्क्वायर पर अरेंजमेंट लेते हो पार्टिकल का, तो बीच का जो स्पेस होगा दैट इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर वॉइड। अच्छा, यहाँ पे एक डायग्राम बना है जिसमें स्टेबल अनस्टेबल लिखा है। तो देखो स्ट्रक्चर स्टेबल ये वाला कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमेशा वॉइड पे रखा पार्टिकल अपने सराउंडिंग पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है देखो, ये वाला कभी स्टेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें दिख रहा है क्लियर
कि पार्टिकल जो है वो कांटेक्ट में नहीं है वॉइड वाला सराउंडिंग के, तो ऐसा स्ट्रक्चर कभी भी स्टेबल नहीं होता, बाकी स्टेबल होते, ठीक है ना। अच्छा, क्यूबिकल वॉइड क्या होता है? पार्टिकल अगर क्यूब के कॉर्नर पे रखे हो तो बीच का जो स्पेस होगा दैट इज कॉल्ड क्यूबिकल वॉइड। पार्टिकल्स अगर क्यूब के कॉर्नर पे हो तो बीच का जो स्पेस होगा दैट इज क्यूबिकल वॉइड। रेडियस रेशियो कितना? 0.732, ठीक है ना। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, वैसे याद है, और ये रेंज भी याद होगी, ठीक है ना। 0.225 से 0.414, टेट्राहेड्रल 0.414 से 0.732, ऑक्टाहेड्रल और इससे 0.732 से 1 क्यूबिकल। और 1 से भी बड़ा हो जाए तब 1 से भी बड़ा हो जाए कभी दिखे रेडियस रेशियो, इसका मतलब हुआ कि कैटायन वहाँ साइज में बड़ा है और एनायन छोटा है, तो कैटायन तैयार करेगा लैटिस और एनायन सेट होगा वॉइड पे। तो तुम देख सकते हो कि अगर रेडियस रेशियो 2 आ रहा है किसी केस में तो तुम्हें रिवर्स करके चेक करना होगा 0.5, और 0.5 आ रहा है किसकी रेंज में? ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। इसका मतलब इस केस में एनायन जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे सेट होगा और कैटायन लैटिस तैयार करेगा। वैसे तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी क्रिस्टल का आसानी से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन फिर भी अगर बिगड़ता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या फ़र्क आएगा वो देख सकते हो। प्रेशर जब बढ़ाते हो तो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं कि नहीं? प्रेशर बढ़ाने पे पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और क्लोज जितने आएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर उतना बढ़ने का चांस है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल के एक दूसरे से दूर दूर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, और दूर दूर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। तो कभी पूछें कि क्या हो सकता है अगर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाएं, तो इस तरीके से इफेक्ट देख सकते हो। बाकी भाई देखो, क्लोज पैकिंग क्रिस्टल के तुम्हें पता है कि 1D क्लोज पैकिंग का मतलब ये होता है सारे सेंटर्स पार्टिकल के एक लाइन में हो, दैट इज कॉल्ड 1D। सारे सेंटर पार्टिकल के अगर एक प्लेन में हो दैट इज कॉल्ड 2D। तो इसी बेसिस पे 1D 2D बोलते हैं, बाकी पार्टिकल तो 3D होता है ना हमेशा। अच्छा, 2D क्लोज पैकिंग में देखो दो हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में तुमको पता है कि सारी रो पार्टिकल की सिमिलर टाइप की होती हैं, इसलिए पैकिंग को AA टाइप भी बोल देते हैं, ठीक है ना। और किसी भी गिवन पार्टिकल को 4 सराउंडिंग पार्टिकल टच करते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर तुम 4 बोल सकते हो। अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है इस केस में? पैकिंग फ्रैक्शन आता है 0.524। अब एक कई बार डाउट फंस जाता है कि ये 2D पैकिंग फ्रैक्शन, कभी कभी लैंग्वेज में बोल दिया जाता है, जेईई में भी एक ऐसा क्वेश्चन डाल ही दिया है। तो अगर तुमसे सिंपल पैकिंग फ्रैक्शन बोल रहे हैं कि स्फेरिकल अरेंजमेंट है इस तरीके से, उसका पैकिंग फ्रैक्शन बताओ, तब तो वो वैल्यू इस केस में 0.524 लिखोगे। लेकिन अगर बोल रहे हैं कि इस अरेंजमेंट का 2D फ्रैक्शन बताओ, ठीक है ना, तो उस केस में तुम क्या करोगे, इस अरेंजमेंट का क्रॉस सेक्शन लोगे और क्रॉस सेक्शन में ये सारे सर्कल्स नज़र आएंगे और उन सर्कल से तुम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे। जैसे हमने एक ये पोर्शन कट किया है पूरी पैकिंग का, अगर हम 2D पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो 4 सर्कल दिख रहे हैं इसके अंदर, तो 4 का एरिया कितना हुआ? 4 × πr² अपॉन टोटल एरिया कितना हुआ भाई? पार्टिकल की रेडियस r है तो टोटल ये साइड हुई 4r, तो 4r × 4r, तो ये 2D पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है 0.785। लेकिन अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे सिंपली, तो ये स्फेयर हैं, और स्फेयर हैं तो 4 स्फेयर कितना वॉल्यूम लेंगे? 4 × 4/3 πr³ अपॉन ओवरऑल वॉल्यूम, ये जो सेक्शन कट किया है ओवरऑल वॉल्यूम में 4r × 4r, तो ये हुआ, प्लस डेप्थ हुई, डेप्थ कितनी हुई? 4r नहीं 2r, क्योंकि पार्टिकल रखा है ना, पार्टिकल की जो डायामीटर है वही तो डेप्थ हुई, तो ये आ रहा है ऐसे। जैसे तुम देखो एक क्वेश्चन जेईई का मैं दिखाता हूँ इस पे, क्योंकि जो भी अलग टाइप का है वो डाल ही दिया है ये। अब इस क्वेश्चन में भाई हमें समझ में वैसे तो ठीक है आ रहा है, लेकिन इसमें साफ साफ पूछा है 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट है इसका पैकिंग फ्रैक्शन, इसका मतलब सर्किल नज़र आ रहे हैं हमें ये सब। अब 2 डायमेंशनल जब बात कर दी मीन्स सर्कल, तो सर्कल है तो तुम अब सर्कल के हिसाब से देखो, ये पोर्शन कट है तो इसमें एक सर्कल तो पूरा आ रहा है, और ये वाले कितने आ रहे हैं? 1/4, तो 1/4 मतलब 2 सर्किल टोटल हो गए,
तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये टोटल एरिया हो गया जो स्क्वायर कटिंग है, और डिवाइडेड बाय टोटल स्क्वायर का एरिया। साइड अगर ए माने तो ए स्क्वायर। अब इसमें हमें पता है कि ये भाई 4r किसके बराबर होगा, हाँ 4r a√2 के बराबर होगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2√2r। तो ये रखोगे तो तुम्हारा आंसर इसमें जो भी आ रहा होगा वो मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो इस लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखना, कभी 2D वाला लिखा है तो मतलब फिर क्रॉस सेक्शन लेके निकालना है, सिंपल पैकिंग फ्रैक्शन लिखा है तो स्फीयर मानते हुए निकालना है, ठीक है भाई। ऐसे ही हेक्सागोनल में देखो तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D की, या इसको AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज ये रो अलग है, ऊपर वाली अलग है, फिर तीसरी रो मैच कर रही है पहली से और चौथी मैच कर रही है दूसरी से। तो इसको अगर ए बोल रहे हो तो दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है ना। और इसमें भी वैसे ही पैकिंग फ्रैक्शन निकाला है। मान लो ये हेक्सागन हमने कट किया है, तो एक तो स्फीयर मानते हुए पैकिंग फ्रैक्शन निकाला है और एक सर्किल। तो स्फीयर मानते हुए पैकिंग फ्रैक्शन तो 0.604 है, ये लेयर का पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, और क्रॉस सेक्शन का पैकिंग फ्रैक्शन है वो 0.906 है, सेम तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है भाई। नौ इसमें 3D क्लोज पैकिंग थी। 3D का मतलब है तो सब 3D, लेकिन 3D का मतलब यहाँ पे है कि जो सेंटर्स हैं सारे वो 3 डायमेंशन में अरेंज हैं, ऐसी पैकिंग का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो 3D क्लोज पैकिंग बेसिकली 2 टाइप की स्टडी की जाती है। कौन कौन सी? एक तो स्टडी हम लोग करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक तो स्टडी करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और दूसरी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और भी होती हैं बट स्टडी यही करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, इसको समराइज करता हूँ। देखो दोनों क्लोज पैकिंग जो हैं, हेक्सागोनल वाली को AB भी बोलते हो। AB मतलब 2 डिफरेंट टाइप की लेयर से मिलके बनी, पहली लेयर दूसरी फिर वापस से रिपीट ऐसे। और दूसरी क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है कैसी, ABC टाइप। तो ABC टाइप होती है। तो अब इसमें अगर तुम देखो, एक मिनट भाई साइलेंट कर दें। तो इसमें जैसे अगर हम बात करें तो तुम्हें ये वाला अरेंजमेंट तो समझा होगा लेयर्स का, और ये वाला अरेंजमेंट समझा है। तो मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, बताना ध्यान से, इस 2 लेयर के बीच में बनने वाले वॉइड्स हैं, लेयर A B के बीच। तो ज़रा बताओ वॉइड A कौन सा वाला वॉइड है? स्क्रीन पे दिख रहा है ना वॉइड A, वॉइड है टेट्राहेड्रल वॉइड है, वेरी गुड। इसमें ऊपर 3 B वाले पार्टिकल दिख रहे हैं जो ट्रायंगल बना रहे हैं, उसमें नीचे एक पार्टिकल पिंक वाला सेट है ना। अच्छा, वॉइड C कौन सा है? वॉइड C ऑक्टाहेड्रल। वॉइड C को ध्यान से देखो तो 2 अपोजिट ट्रायंगल ओवरलैप करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं? तो वॉइड C कौन सा है? वॉइड C ऑक्टाहेड्रल है। वॉइड B टेट्राहेड्रल है। वॉइड B में देखो ऊपर एक पार्टिकल है और नीचे 3 पार्टिकल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये जो क्लोज पैकिंग हम स्टडी करते हैं दोनों, इनमें 2 ही टाइप के वॉइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, इसके अलावा कोई वॉइड नहीं बनता। और तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि टेट्राहेड्रल A और B टाइप है और ऑक्टाहेड्रल C टाइप है। इसका मतलब टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का रेशियो कितना होता है? 2:1 का, ठीक है ना। तो अब जैसे इसकी AB पैकिंग स्टडी करते हैं तो AB पैकिंग में बेसिकली यूनिट हमें ये नज़र आता है हेक्सागोनल प्रिज्म। और इसमें वैसे तुम्हें याद होगा, फिर भी पूछ लेता हूँ, इसमें इफेक्टिव पार्टिकल कितने आते हैं? 6 पार्टिकल। याद करो, कॉर्नर पे हैं सारे, अपर लोअर फेस के सेंटर पे हैं और 3 इनसाइड हैं। 3 इनसाइड का मतलब ये सेंटर्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक्चुअल में देखोगे तो उन इनसाइड वाले का कुछ पोर्शन बाहर भी होता है, लेकिन बाहर वालों का कुछ अंदर भी होता है, तो ओवरऑल एवरेज उतना ही होता है। तो इफेक्टिव पार्टिकल हैं 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और फिर ये चीज़ थी कि भाई ये जो हाइट है इसकी कैलकुलेशन तुम लोग ऑलरेडी कर चुके होगे। ये हाइट कितनी आ रही थी? 4r√2/3, याद है?
और हाइट जो 4r√2/3 है उसमें लेयर ए बी के बीच की डिस्टेंस देखो तो b/2 ही है, मतलब 2r√2/3। अच्छा, दो लेयर के बीच की डिस्टेंस जो यहाँ पे दिख रही है वही दो लेयर के बीच की डिस्टेंस क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी दिखती है। तो दो क्लोज पैक लेयर के बीच की डिस्टेंस याद कर लो 2r√2/3, कई जगह यूज़ में आ सकती है, ठीक है ना। वॉइड टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बनते हैं, तो इसमें अगर देखोगे तो इफेक्टिव टेट्राहेड्रल वॉइड 12 है और इफेक्टिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 होते हैं। अभी लोकेशन बताता हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल कैलकुलेशन है 0.74, यूनिट का वॉल्यूम 24√2r³। अच्छा देखो, इसमें जो वॉइड बनते हैं बेसिकली क्या बनते हैं कि 12 तो टेट्राहेड्रल हैं और 6 ऑक्टाहेड्रल हैं। जैसे तुम देखोगे ये 3 पार्टिकल बना रहे हैं ट्रायंगल, इसमें ये वाला सेट होता है पार्टिकल बनाता है टेट्राहेड्रल। ऐसे ही इधर देखो तो फेस पे 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन 6 में से 3 ट्रायंगल पे अल्टरनेटिवली नीचे वाली लेयर के 3 पार्टिकल सेट होते हैं। जैसे इस वाले ट्रायंगल पे ये सेट है, इस वाले ट्रायंगल पे ये सेट है और इस वाले ट्रायंगल पे ये सेट, तो ये भी बनाते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब जैसे ये ऊपर के हाफ पोर्शन में बन रहे हैं वैसे ही नीचे के हाफ में भी बनते हैं वॉइड। फिर ये वर्टिकल एज पे एक्चुअल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं हर वर्टिकल एज पे, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर जो बनता है उसमें बेसिकली एक पार्टिकल इस यूनिट सेल का और 2 बगल वाली यूनिट सेल के जिसमें ये शेयर्ड है, ये मिलके एक ट्रायंगल बनाता है और ऊपर वाला इस पे सेट होके टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट करता है। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड ऊपर और एक ऐसे ही नीचे आ जाता है। इसको याद रखो, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर मत पड़ो, कभी वैसे यूज़ आते ही नहीं। तो हर वर्टिकल एज पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं। 6 वर्टिकल एज हैं तो 12 टेट्राहेड्रल वॉइड, और एज यहाँ पे 3 यूनिट सेल में कॉमन होती है। इसलिए अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की कैलकुलेशन करोगे तो हर वर्टिकल एज पे 2 थी, 6 वर्टिकल एज हैं, टोटल 12 टेट्राहेड्रल वॉइड और कंट्रीब्यूशन 1/3 प्लस ऊपर के हाफ में रेस्ट जो कैलकुलेट करोगे 4 और नीचे के हाफ में 4 थे, तो इफेक्टिव 12 टेट्राहेड्रल वॉइड है। और इसमें जो ट्रायंगल खाली थे, भाई ये वाला तो मान लो भर गया था, टेट्राहेड्रल वॉइड था, तो इसके अलावा जो अल्टरनेटिवली खाली थे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। जैसे इस वाले में 3 पार्टिकल ये हैं और नीचे में 2 पार्टिकल ये और एक बगल वाली यूनिट सेल का मिलके 2 अपोजिट ट्रायंगल बनाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है, जिसका सेंटर इनसाइड है। वैसे तुम्हें पता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये डेट याद रखना क्योंकि कई जगह ये यूज़ में आता है कैलकुलेशन, ठीक है ना। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे कि ये जो ए बी टाइप पैकिंग है इसमें लास्ट लेयर का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, सॉरी लास्ट लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, एक क्वेश्चन आ चुका है ना जेई में। इसमें देखो क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी ऐसी है, एबीसी टाइप पैकिंग है, वो एफसीसी अरेंजमेंट ही है, उसमें भी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पहले मैं तुम्हें वो समझा देता हूँ। इस तरीके से लेयर्स नज़र आती हैं एफसीसी के अंदर, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, वापस लेयर ए। मतलब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, आईटी में तो नहीं आया, मेंस वगैरह में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि एक यूनिट में कितनी लेयर इन्वॉल्व हैं। तो एफसीसी में एक यूनिट में 4 लेयर इन्वॉल्व हैं, और एचसीपी में एक यूनिट में कितनी लेयर इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ एक यूनिट में 3 लेयर्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ एक यूनिट में 4, ए बी सी ए, वहाँ पे ए बी ए है ना, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन तुम्हें पता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन देख लो, वैसे याद ही है तुम्हें। ऑक्टाहेड्रल वॉइड सारे एज सेंटर पे प्लस बॉडी सेंटर पे मिलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सारे एज सेंटर पे प्लस बॉडी सेंटर पे, और टेट्राहेड्रल वॉइड डायगोनल्स पे मिलते हैं, हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलते हैं, और इनकी डिस्टेंस याद करो कॉर्नर से कितनी होती है, a√3/4 होती है डिस्टेंस कॉर्नर से, a√3/4। अच्छा, ये भी ध्यान देना कि ये सारे टेट्राहेड्रल वॉइड जैसे मिला दें तो हमें इनसाइड एक छोटा क्यूब नज़र आता है,
विद साइड a/2। सारे टेट्राहेड्रल वॉइड जितने क्यूब के अंदर हैं एफसीसी में उन सबको मिलाओ तो अंदर a/2 डायमेंशन का एक छोटा क्यूब तुम्हें दिखेगा। तो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस कितनी है, a/2। नेक्स्ट नियरेस्ट की डिस्टेंस कितनी है, a/√2। वो वहाँ से फटाफट चेक कर सकते हो, है ना। जैसे ये क्वेश्चन था कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, जेईई में 2016 में आ चुका है। क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट है सीसीपी मतलब एफसीसी। तो इसमें नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इन टॉप मोस्ट लेयर, तो अब ये पूछा है बट अलग तरीके से। तो टॉप मोस्ट लेयर मतलब आखिरी लेयर हुई ना। अब आखिरी लेयर तो ऐसी ही दिखेगी तुम्हें ऊपर से, इसके ऊपर क्योंकि कोई लेयर है ही नहीं, ऐसी तो दिखेगी, इसके ऊपर तो कोई लेयर नहीं है। तो हम ये टॉप व्यू देख रहे हैं। तो अब किसी भी पार्टिकल को कितने टच करेंगे ज़रा चेक करो। तो अपनी लेयर में तो 6 टच करेंगे ना, अपनी लेयर में तो ये 6 टच कर रहे हैं और नीचे वाली लेयर में 3, तो टोटल 9 पार्टिकल्स टच करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा कि अच्छा पॉइंट था, कई बच्चे गलत कराए थे उस समय, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा बट अपने को दिमाग लगा के बताना है। अब जैसे इफ़िशियंसी पैकिंग फ्रैक्शन पूछ लिया तो डेटा याद ही होता है, 74% होता है। या नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम पूछा है, तो हमें पता है एक यूनिट सेल के अंदर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, लेकिन एटम भी तो इफेक्टिव 4 ही आते हैं। तो 4 एटम, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो पर एटम कितना हो गया, 1 ऑक्टाहेड्रल और 2 टेट्राहेड्रल। और एज लेंथ पूछ दी गई है तो ये सब बता ही लोगे, लेकिन ऑप्शन जो फंसाने वाला था वो ए ऑप्शन था, जिसकी वजह से बहुतों का क्वेश्चन चला गया। तो ऐसी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो आगे मैं लेता हूँ पॉइंट। देखो जैसे बीसीसी अरेंजमेंट है, तो बीसीसी अरेंजमेंट को अगर देखोगे तो तुम्हें इस तरह का दिखेगा ये कि जो इसमें पहली लेयर है तो स्क्वायर टाइप, लेकिन उसमें पार्टिकल टच नहीं कर रहे हैं, तो इस लेयर को हम स्क्वायर टाइप बोलते हैं। बट दिस इज नॉट स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर टाइप बट दिस इज नॉट स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है भाई। स्क्वायर क्लोज पैकिंग ये नहीं है, तो ध्यान रखना। तो कई बार लिख देते हैं कि बीसीसी में लेयर जो है वो स्क्वायर क्लोज पैक है, फॉल्स। स्क्वायर पैकिंग है, ट्रू। अच्छा, क्योंकि पहली लेयर और दूसरी लेयर अलग अलग हैं, ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली, इसलिए इस अरेंजमेंट को भी बहुत बार ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोल दिया जाता है। दिस अरेंजमेंट इज ए बी टाइप। ए बी का लेना देना केवल इतना है कि अगर 2 डिफरेंट लेयर यूज होते हुए बना ए बी 3 डिफरेंट है तो ए बी सी। अच्छा, ऐसे ही सिंपल क्यूबिक में अगर देखोगे तो लेयर्स तुम अगर देखोगे तो ऐसे ही तो अरेंजमेंट है लेयर्स का एक दूसरे के ऊपर। तो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में बेसिकली स्क्वायर क्लोज पैक जो लेयर्स हैं वो यूज़ हुई हैं। स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स यूज़ हुई कि नहीं। और स्क्वायर क्लोज पैक लेयर तो सारी लेयर तो एक ही हैं, ये भी ऐसी है वो भी सेम ही है, तो इसलिए इसको हम ए टाइप बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ए टाइप अरेंजमेंट लेयर के बेसिस पे, ठीक है। अब देखो ये कुछ इन्फॉर्मेटिव पार्ट है। कैलकुलेशन तो हालांकि जो पिछला सीखा है उसके बेसिस पे ही तुम लोग करते हो, बट कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं। जैसे ये देखो रॉक साल्ट अरेंजमेंट है। अब रॉक साल्ट अरेंजमेंट में तुमको ये तो याद ही रखना पड़ेगा भाई Na किस पोजीशन पे होगा, Cl किस पोजीशन पे होगा, क्योंकि याद रखे बिना काम बनेगा नहीं अपना। Na किस पर, Cl किस पर, ये हमें दिमाग में फिक्स करना पड़ेगा। तो ये पार्ट तो इन्फॉर्मेशन है, इसको तो मतलब याद ही कर लो बिल्कुल। फिर कैलकुलेशन उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। जैसे Cl क्या होता है, FCC लैटिस पॉइंट। Na क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो Cl अगर FCC लैटिस पॉइंट पे है तो FCC लैटिस पॉइंट इफेक्टिवली 4 होते हैं, तो Cl हो गए 4। Na प्लस भी कितने हो गए इफेक्टिव, वो भी इफेक्टिव हो गए 4। तो अब 4 है तो एम्पिरिकल फार्मूला तो 1:1 के रेशियो में लिखोगे, इसीलिए फार्मूला NaCl लिखते हैं। अब फिर बात आई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो आयनिक क्रिस्टल में कैटायन को कितने सराउंडिंग एनायन टच करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। और एनायन को इसी तरह कितने सराउंडिंग कैटायन टच करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन।
तो अब तरीका ये होता है, वैसे तो स्ट्रक्चर से ही पता चलता है, लेकिन तरीका क्या होता है टेक्निक कि भाई पहले तुम उसका निकालो जो वॉइड पर है। तो Na+ तुम्हें दिख रहा है किस वाले वॉइड पर है, Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे तो 6 पार्टिकल से बनता है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका मतलब Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है, Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब Cl का बताना है तो भाई चाहिए तो हमको अरेंजमेंट मतलब देखना पड़ेगा, लेकिन टेक्निक ये है कि जब भी तुम्हें AX/BY टाइप का दिया जाए कोई क्रिस्टल, तो पार्टिकल का रेशियो अगर X/Y है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो Y/X मिलता है, ये ध्यान रखोगे। पार्टिकल अगर X/Y रेशियो में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर Y/X रेशियो में चलता है। तो अब यहाँ पार्टिकल का रेशियो 1:1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का भी वही होना चाहिए। तो अगर Na का हमने निकाल लिया कोऑर्डिनेशन नंबर तो Cl का भी 6 आ गया। तो कई बार इस अरेंजमेंट को 6:6 टाइप क्रिस्टल भी बोलते हैं। तो 6:6 टाइप क्रिस्टल का मतलब है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड 6 है। क्लियर है? इसमें कुछ भी पूछा जाए तुमसे, पैकिंग फ्रैक्शन, डेंसिटी, सब बेसिक्स यूज करते हुए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह भाई सीजियम क्लोराइड टाइप अरेंजमेंट। तो सीजियम क्लोराइड टाइप अरेंजमेंट में 2 पार्टिकल हैं, Cl कॉर्नर पे और सीजियम बॉडी सेंटर पे बोल सकते हो, और कॉर्नर वालों का इफेक्टिव 1, बॉडी सेंटर वाले का 1, तो इफेक्टिव फार्मूला 1:1 रेशियो में आ गया। अब बॉडी सेंटर पे जो सीजियम है वो 8 क्लोराइड से सराउंडेड है कि नहीं? तो 8 क्लोराइड से सराउंडेड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका हुआ 8, और 1:1 रेशियो देखो तो दूसरे वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 ही दिखेगा। या तुम्हें दूसरा तरीका देखना हो तो तुम्हें पता है कि कॉर्नर इस बॉडी सेंटर वाले को टच कर रहा है, तो ये कॉर्नर तो 8 यूनिट सेल में कॉमन है ना, तो 8 बॉडी सेंटर वाले टच कर रहा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब हमें इनमें क्या करना है कि ये पोजीशन बिल्कुल ढंग से याद कर लेना, क्योंकि पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो तुम कैलकुलेट ही कर डालोगे, पोजीशन याद है तो। ऐसे ही जिंक ब्लेंड अरेंजमेंट, ठीक है ना, या फेलराइट अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो जिंक ब्लेंड में क्या होता है, सल्फाइड अल्टरनेट, सल्फाइड FCC पर जिंक अल्टरनेट कॉर्नर्स पर, सल्फाइड FCC पर जिंक अल्टरनेट कॉर्नर पे। तो सल्फाइड FCC पे तो FCC तो 4 होते हैं ना, तो सल्फाइड तो 4 मिलेंगे, और जिंक अल्टरनेट कॉर्नर पे मतलब जिंक अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे मतलब आधे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई होंगे, इसका मतलब 4 ऑक्युपाई होंगे, ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो 4:4 टाइप में ये बन जाएगा। अब अगर कोई तुमसे पूछ दे भाई कि नियरेस्ट जो जिंक है उसकी डिस्टेंस बताओ, अगर एज लेंथ A है, पूरे क्रिस्टल की मतलब क्यूब की एज लेंथ A है, तो जो जिंक है नियरेस्ट जिंक की डिस्टेंस बताओ। तो तुम्हें पता है A अगर पूरे क्रिस्टल की यूनिट की एज लेंथ है तो A/2 तो होगा छोटा वाला क्यूब, याद है छोटा वाला क्यूब, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड मिलाओगे तो छोटा क्यूब ऑफ साइड A/2 बनेगा। अब छोटे क्यूब का डायमेंशन अगर A ले रहे थे तो बगल वाली छोटे क्यूब का डायमेंशन अगर A/2 लिया तो बगल वाली पोजीशन पे तो है नहीं, उस पोजीशन को छोड़ के अगली पोजीशन पर है, तो ये पोजीशन कितनी हुई, A/√2, A/√2, ठीक है ना। अच्छा, कई बार तुमसे ऐसे पूछ देंगे भाई जिंक का नियरेस्ट जिंक बताओ, जिंक के सराउंडिंग में नियरेस्ट कितने जिंक हैं वो बताओ, कितने जिंक हैं इस अरेंजमेंट में। अरेंजमेंट ये है कि सल्फाइड सारे FCC लैटिस पॉइंट पर हैं और जिंक अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे हैं। अब क्वेश्चन ये है किसी गिवन जिंक आयन के नियरेस्ट नंबर ऑफ जिंक आयन कितने, बोलते जाओ, हम बाद में करेक्ट करेंगे। कुछ आंसर आया 24, एक आया 12 और 4 भी आया, और 4x3। हमें आंसर बताओ, करेक्ट आंसर है इसका 12।
ठीक है ना। अब तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूज़न ये फंसा मामला कि वो अंदर थोड़ा है मामला, तो अंदर देखने में दिक्कत हो रही। तो अब टेक्निक सुनो, वैसे देखना ही पड़ेगा। टेक्निक ये है कि जिंक सल्फाइड जो है 1:1 टाइप क्रिस्टल है, तो सल्फाइड के नियरेस्ट नंबर ऑफ सल्फाइड जितने होंगे, जिंक के नियरेस्ट नंबर ऑफ जिंक उतने ही होंगे। सल्फाइड के नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर ऑफ सल्फाइड जितने होंगे, जिंक के भी नेक्स्ट नियरेस्ट ऑफ जिंक उतने ही होंगे। सिमेट्री के हिसाब से चलेगा। तो अगर तुम्हें मान लो ऐसे में वॉइड वाला देखने में दिक्कत लग रही है, तो जो नॉर्मल लैटिस बना रहा है उसको देख के बता सकते हो। जैसे रॉक साल्ट अरेंजमेंट है। अच्छा, रॉक साल्ट अरेंजमेंट में अगर हम पूछें कि हमें पता है कि सोडियम तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है और क्लोराइड सारे एफसीसी लैटिस पॉइंट पे, तो अगर तुमसे पूछा जाए किसी गिवन सोडियम के नियरेस्ट नंबर ऑफ सोडियम बताओ कितने हैं, कन्फ्यूज़न हुआ तो तुम क्लोराइड के नियरेस्ट नंबर ऑफ क्लोराइड चेक कर लो। एफसीसी में तो पता है कितने हैं, 12, तो यही 12 आंसर हुआ। तो कभी स्ट्रक्चर 1:1 के रेशियो में है, किसी एक के रिस्पेक्ट में पूछा गया है और तुम्हें दिक्कत हो रही देखने में उसकी लोकेशन की वजह से, तो तुम दूसरे के रिस्पेक्ट में वही लोकेशन सिमिलर कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। बाकी देखना तो पड़ता ही है, लेकिन ये फटाफट तुम चेक कर लोगे, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अच्छा, कई बार स्टेटमेंट ऐसा होता है कि मान लो NaCl टाइप अरेंजमेंट है, तो NaCl टाइप अरेंजमेंट में अगर हम बोलते हैं कि Na+ आयन की FCC लैटिस है जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाली लोकेशन पे Cl आयन अरेंज हैं, तो क्या ये सही है या गलत? लोकेशन वाइज हम बोल रहे हैं कि ये सही है, कि अगर तुम Na+ की लैटिस बनाओ तो वो FCC में नज़र आएगा और उसके रिस्पेक्ट में Cl वाली पोजीशन जो दिखेगी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाली दिखेगी। क्लियर है? तो भाई ये हो गया। इसके बाद डायमंड के बारे में तुम्हें पता ही है कि डायमंड का जिंक ब्लेंड से मिलता जुलता अरेंजमेंट है, सिमिलर बोल सकते हो, लेकिन डायमंड में कोई रेडियस रेशियो सेटिस्फाई नहीं होगा बिकॉज दैट इज कोवैलेंट इन नेचर। बाकी सब मिलता है, मतलब डायमंड में कार्बन की पोजीशन कौन सी है? वो वाली पोजीशन है जो सल्फाइड की है, साथ में वो वाली पोजीशन है जो जिंक की है। इसका मतलब जो कार्बन है वो सारे FCC लैटिस पॉइंट पर प्रेजेंट है, प्लस अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड वाली लोकेशन पर भी प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो डायमंड में अगर देखोगे तो टोटल 8 कार्बन एक यूनिट के अंदर दिखेंगे। अच्छा, कभी तुमसे नियरेस्ट कार्बन की डिस्टेंस पूछी जाए, दो नियरेस्ट कार्बन के बीच की डिस्टेंस एज लेंथ ए के टर्म्स में, तुम्हें लगेगा भाई कॉर्नर से फेस सेंटर वाला भी हो सकता है, दैट इज a/√2, और कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड वाला भी हो सकता है, दैट इज a√3/4। तो छोटी कौन सी है? a√3/4, तो वो नियरेस्ट दिखेगा। इसका मतलब कॉर्नर को टेट्राहेड्रल वॉइड वाला टच कर रहा होगा लेकिन उसको फेस सेंटर वाला टच नहीं कर रहा होगा इन केस ऑफ डायमंड। जैसे देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आया है, इस तरह के एम्पेरिकल फार्मूला वाले बहुत आते हैं अलग अलग तरीके से जो इन्हीं डायरेक्ट आए। फिर ये वाला क्वेश्चन सेकंड चेक करो जरा, कि इसमें बोला AB का NaCl टाइप अरेंजमेंट है। फिर कंफ्यूजन आया, इसका मतलब A तो Na लग रहा है और B Cl लग रहा है, लेकिन हमें पढ़ना जरूर है आगे। आगे बोल रहे हैं A एटम्स ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। इसका मतलब A FCC लैटिस पे होना चाहिए, फिर तो कॉर्नर और फेस सेंटर। तो अब समझ में आ गया कि A Cl टाइप का है और B Na टाइप का है। तो ये कई बार धोखा इस तरह का हो चुका है क्वेश्चन में, तो जब भी आए तो पढ़ लेना ध्यान से। और फिर आगे बोल रहे हैं कि इफ ऑल फेस सेंटर एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सेस आर रिमूव्ड। तो भाई एक्सेस होती हैं 3, एक एक्सेस के अलोंग 2 फेसेस होते हैं, 3 एक्सेस के अलोंग 6 फेसेस। तो वन ऑफ द एक्सेस के अलोंग अगर फेस सेंटर एटम रिमूव हो रहे हैं, इसका मतलब 2 फेस सेंटर रिमूव हो रहे हैं। तो हमने देखा कि NaCl का मतलब ये हो गया, A ऐसा है B ऐसा है, तो 4 ये होंगे 4 ये होंगे, और एक एक्सिस के अलोंग आने वाले 2 फेस सेंटर रिमूव कर रहे हो, मतलब इफेक्टिवली एक रिमूव कर रहे हो। तो A कितने बचे? 3, B कितने हैं? उतने ही हैं। तो फार्मूला तुम्हारा ये बन जाएगा। तो हमें बड़ा सिस्टमेटिक चलना है, कोई गलती का चांस ही नहीं है, बहुत ईजिली आएगा। क्लियर है पॉइंट?
ठीक है भाई, तो ये चीज़ तो ध्यान रखोगे। बाकी फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड वाले अरेंजमेंट है वो भी तुम्हें याद होंगे, इनको याद रखना। इसके अलावा होते तमाम हैं लेकिन हमें तमाम याद नहीं रखने, क्योंकि जब भी उनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 5 अरेंजमेंट अपने को याद रखने। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा? रॉक साल्ट, सीजियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड, फिर फ्लोराइड टाइप, एंटी फ्लोराइड टाइप। ये 5 बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि ये 5 से क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दिया जाता है तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं एक दिखाता हूँ क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये अरेंजमेंट बेसिकली स्पाइनल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बट वो स्पाइनल का नाम नहीं लिया, बाकी चीज़ें उसने बता दी क्या क्या है। तो तुम इसमें चेक करो कि CCP अरेंजमेंट है ऑक्सीजन एटम का, इसका मतलब ऑक्सीजन हो गए 4, एक मिनट, इसका मतलब ऑक्सीजन हो गए 4। फिर बोल रहे हैं कि M फ्रैक्शन ऑक्टाहेड्रल होल का ऑक्युपाइड बाय एल्यूमिनियम। तो CCP में, FCC में ऑक्टाहेड्रल होल कितने होते हैं? 4, और इसका M फ्रैक्शन ऑक्युपाई कर रहा है एल्यूमिनियम, इसका मतलब एल्यूमिनियम हो गया 4M, मतलब हाफ फ्रैक्शन ऑक्युपाई मतलब 4 इंटू हाफ 2, 1/3 फ्रैक्शन ऑक्युपाई मतलब 4 इंटू 1/3, तो M फ्रैक्शन ऑक्युपाई मतलब 4M। और N फ्रैक्शन टेट्राहेड्रल होल का ऑक्युपाइड बाय मैग्नीशियम, तो टेट्राहेड्रल होल हो गए 8 और ये मैग्नीशियम है तो Mg हो गया 8N। हो गया कि नहीं? तो ये फार्मूला बना क्रिस्टल का। अब लेकिन और कुछ तुम्हें दिया नहीं है, बस ऑप्शन दे दिए Mn की वैल्यू। तो तुम्हें पता है कि इसमें 2 अननोन इक्वेशन में बनने वाले हैं और 2 अननोन रिजॉल्व करने। तो तुम्हें दिख रहा है कि क्रिस्टल तो भाई न्यूट्रल ही होगा ना, और न्यूट्रल होगा तो 4 ऑक्सीजन की वजह से 8 नेगेटिव चार्ज है, तो 8 पॉजिटिव चार्ज भी तो होना चाहिए। तो Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर 8N है तो 2 इंटू 8N हो गया। एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, 4M है ये, तो 3 इंटू 4M हो गया। टोटल मिला के 8 होना चाहिए कि नहीं? तो अब 2 अननोन एक इक्वेशन, तो ऑप्शंस की मदद से हम रिजॉल्व कर लेंगे कि कौन सी सेटिस्फाई कर रही है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है स्पाइनल अरेंजमेंट से, इन्वर्स स्पाइनल अरेंजमेंट से, बट इंफॉर्मेशन दे दी तुम्हें। तो 5 तो तुमको याद रखने हैं, उसके अलावा की इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दी जाएगी जब भी होगा क्वेश्चन। देखो अब जैसे एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है, अभी 21 का ही है, कि सॉल्ट का स्ट्रक्चर दिया है, कैटायन X और एनायन Y की पोजीशन शो कर दी गई, पैकिंग फ्रैक्शन बताओ। तो बेसिक क्वेश्चन ही है। अब बाकी पोजीशन इसी के हिसाब से एज्यूम करते हुए चलनी है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि इसका मतलब X होगा एक छोटा एटम जो फेस सेंटर पे है, और ये जो Y है वो कॉर्नर पे है। तो Y को कॉर्नर पे और X को फेस सेंटर पे लेते हो, कैलकुलेट कर लो। और लेकिन तुम और अननोन तो 2 होंगे, तो तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि X और Y टच कर रहे हैं कि नहीं? तो टच कर रहे हैं, तो 2Rx प्लस 2Ry इक्वल टू a√2 लिख सकते हो इक्वेशन की नहीं? X और Y टच कर रहे हैं कि नहीं? तो क्योंकि रेडियस X की रेडियस Y की भी आएगी तो तुम्हें इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना। तो एक इक्वेशन तुम्हारी ये हो जाएगी इससे कि 2Rx प्लस 2Ry इक्वल टू a√2। ठीक है ना। एक इक्वेशन तुम्हारी ये आ जाएगी कि a इक्वल टू 2Ry। तो यहाँ से Rx Ry की वैल्यू तुम a के टर्म्स में डालोगे पैकिंग फ्रैक्शन के फार्मूले में, तो a कट जाएगा, सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, बाकी क्वेश्चन स्मूथ होता है। कभी कभी कुछ 1-2 अलग टाइप के पूछे गए हैं, बाकी ऐसा बहुत रेयर केस है जब आए हैं इस तरह के, बाकी नॉर्मली चलता है। जैसे तुम्हें डिफेक्ट में समराइज करता हूँ। डिफेक्ट तो याद है ना, क्या होता है डिफेक्ट? कुछ मामला गड़बड़ हो मतलब डिफेक्ट। तो क्रिस्टल में अगर अरेंजमेंट पार्टिकल का प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब क्रिस्टल कैसा है? डिफेक्टेड है क्रिस्टल, अगर अरेंजमेंट पार्टिकल का प्रॉपर नहीं है। होते तो दुनिया भर के बहुत सारे डिफेक्ट हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो है दैट इज़ पॉइंट डिफेक्ट। किसी पोजीशन में गड़बड़ी आए अगर पार्टिकल की, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट।
किसी लोकेशन पे गड़बड़ हो मामला तो दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। और तुम्हें पता है कि डिफेक्ट कैसे होते हैं, जब क्रिस्टल को हीट करोगे तब पार्टिकल पर एनर्जी आएगी, वो भागेंगे इधर उधर, तो डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब डिफेक्ट के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक नेचर का होता है, जितना हीट दोगे उतना ज़्यादा डिफेक्ट बढ़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे डिफेक्ट की डेंसिटी बढ़ती है, तो डिफेक्ट फॉर्मेशन है एंडोथर्मिक। और परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी कम होगी या डिफेक्टेड की? परफेक्ट की कम होगी, उसमें ज़्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, डिफेक्टेड में डिसऑर्डर बढ़ गया। तो डिफेक्ट आने पे डिसऑर्डर भी बढ़ता है, तो एंट्रोपी भी बढ़ती है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें दिख रहा है डेल्टा जी तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा एस तो पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव था तो माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव होगा। तो एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ेगी जो डेल्टा जी को नेगेटिव बनाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डिफेक्ट के फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसा हो जाएगा भाई? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कई बार उसकी थर्मोडायनेमिक्स पे भी बात हो सकती है। अब देखो डिफेक्ट बेसिकली जो है पॉइंट डिफेक्ट ही हमें स्टडी करने, तो स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। स्टोइकोमेट्रिक में भी वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी, कि अगर कहीं हमें वैकेंसी मिलती है तो दैट इज़ कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट, पार्टिकल मिसिंग है उसकी जगह पे होल्स नज़र आ रहे हैं, या कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल बीच के स्पेस में नज़र आ रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और आयनिक क्रिस्टल में इसी से मिलते जुलते दो हैं, फ्रैंकल और शॉर्टकी। तो पहले शॉर्टकी पे बात करते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट होता है कि भाई अगर पार्टिकल अरेंज है प्रॉपरली किसी परफेक्ट क्रिस्टल में और हमें नज़र आए कि भाई किसी डिफेक्टेड क्रिस्टल में कुछ पार्टिकल अपनी लैटिस साइड से गायब हो गए, इस तरीके से गायब हुए हैं कि उनका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो अफेक्ट नहीं हो रहा है इसका, तो इस तरह का जो डिफेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। दिस इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। क्लियर है पॉइंट? तो शॉर्टकी डिफेक्ट में जो आयंस गायब होंगे तो रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके। जैसे AB क्रिस्टल है तो जितने कैटायन इसमें मिसिंग होंगे डिफेक्ट में, शॉर्टकी डिफेक्ट में, उतने ही एनायन भी मिसिंग होंगे। अच्छा, जब ये गायब हो रहे हैं कैटायन एनायन तो मास तो निकल रहा है ना क्रिस्टल से, तो क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो रही है, और जो होल्स बन रहे हैं इन होल्स में दूसरे पार्टिकल एंटर कर सकते हैं, तो कंडक्शन भी बढ़ाएंगे ये, तो कंडक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। और ये डिफेक्ट ज़्यादातर ऐसे क्रिस्टल्स में देखने को मिलता है जिसमें कैटायन एनायन के साइज़ का अंतर ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है ना। तो उनमें इस टाइप का ये मिलता है तुम्हें डिफेक्ट, और जिसको हम हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड भी बोलते हैं। ऐसे तुम देख सकते हो कि जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड वाले, ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाले और क्यूबिकल, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाले और क्यूबिकल इनको हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड बोलते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड वाले को लो कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड बोलते हैं, राइट। और कुछ एग्जाम्पल है, तो भाई एग्जाम्पल तुमको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत बार एग्जाम्पल देख के तुम्हारा बता पाना मुश्किल होता है, क्योंकि तो कैलकुलेट हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से निकाले जाने एग्जैक्टली क्या मिल रहा है। तो एग्जाम्पल्स तो तुम याद रखो। आइडिया देने के लिए ये है कि भाई हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड जो हैं हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड जो हैं वो शो करेंगे। ये बॉटल हमारे लिए कि तुम्हारे लिए? पानी की है ना, पता नहीं क्या भरा है चलो अच्छा लाओ यार, तुम ही पिलाओ फिर, ठीक है, लाओ फिर। एक तो क्या ही तार लगा है तो ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते, यहीं रहना है। ठीक है भाई, वॉइस आ रही ना सबको? तो एग्जाम्पल इसमें याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत बार। जैसे अभी डिफेक्ट पे मैं दिखाऊंगा, एक बार ही समराइज कर लूँ। तो
तो स्टोइकोमेट्रिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक इसी बेसिस पे बोलते हैं कि अगर क्रिस्टल में डिफेक्ट के बाद भी स्टोइकोमेट्री अफेक्ट नहीं हो रही है देन दिस इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक, और स्टोइकोमेट्री अफेक्ट हो जा रही पार्टिकल्स की देन इट इज़ नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तो स्टोइकोमेट्रिक तो ये 4 टाइप के हो गए, जैसे शॉर्टकी हो गया, इसके बाद फ्रैंकल। तो फ्रैंकल में क्या होता है कि कोई छोटा पार्टिकल अपनी लैटिस पॉइंट से गायब होता है और बीच के इंटरस्टिशियल स्पेस पे मिलता है, तो इस तरह का डिफेक्ट जो होगा दैट इज़ कॉल्ड फ्रैंकल। इसमें कोई पार्टिकल बाहर नहीं जा रहा बल्कि एक पोजीशन से डिसलोकेट होकर दूसरी पे जा रहा है, इसलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोल देते हैं बहुत बार, क्योंकि मास कहीं गया नहीं है क्रिस्टल से तो डेंसिटी कांस्टेंट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाती है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडक्शन तो दोनों में ही बढ़ेगा, कंडक्शन तो दोनों में ही बढ़ेगा। फ्रैंकल डिफेक्ट ज़्यादातर ऐसे क्रिस्टल में देखने को मिलता है जिसमें किसी एक पार्टिकल का साइज दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली ज़्यादा छोटा हो। जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड वाले जो क्रिस्टल हैं वो इस तरह का डिफेक्ट दिखाते हैं। जिंक सल्फाइड, अभी तो याद है ना अरेंजमेंट, जिंक टेट्राहेड्रल वॉइड पे था अल्टरनेट, AgCl, AgBr, AgI, ये सब दिखाते हैं इस तरह का। और AgBr तो तुम्हें याद ही हो गया होगा, दोनों डिफेक्ट, हाँ ये तो याद कराया जाता है खास। तो यहाँ पे डिफेक्ट के एग्जाम्पल जो भी NCERT में हैं सारे याद कर लेना, क्योंकि क्या होता है यहाँ सीधा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आ जाता है। कई बार एडवांस में तो कम आया है ऐसा, बट JEE मेन में ज़्यादा आता है। तो अगला भी अटैम्प्ट है अभी, पिछला वाला कैसा रहा भाई? कुछ लोगों ने फोड़ फाड़ डाला होगा, कुछ ने कुछ मिस्टेक कराए होंगे और रियलाइज़ होगी, तो अब अगले वाले में उसको सुधारेंगे। मेरे को मिस्टेक सबसे होती हैं, अब असली वही है जो उस मिस्टेक को सुधार करके अगली बार परफेक्ट शॉट मारे, ठीक है ना। तो पेपर की तो तुम लोग एनालिसिस अपने तरीके से करना कि पेपर में तुम्हें क्या आता था, क्या नहीं आता था, जो नहीं आता था आखिर क्यों नहीं आता था, कहाँ गड़बड़ हुई, और जो आता था अगर उसमें कुछ गलत हो रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। भाई तुमसे सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है ना, या कुछ गलत रीड कर गए। कुछ लोग तो जो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वहाँ तो वो गलती करके आते हैं। मतलब हम क्लास में तो दिन भर बताया करते हैं भैया ये तो देख लेना, जहाँ करेक्ट इनकरेक्ट दिखाओ अंडरलाइन करके पढ़ो करो, क्योंकि बहुत गड़बड़ करते हैं। सेलेक्ट इनकरेक्ट लिखा हो, अपना करेक्ट ढूंढ ढूंढ के मार्क करें, तो ये ध्यान रखना है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी जब होती है। देखो अगर तुम एग्ज़ाम में जो तुम्हारी नेचुरल स्पीड है सॉल्व करने की, उससे ज़्यादा तेज़ी से सॉल्व करोगे तो गलतियाँ बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब जो स्पीड एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है उसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी तुम घर पे कर चुके हो, तब वो एग्ज़ाम में तुम्हें नेचुरल फील हो, तब वो ऑप्टिमाइज़ होंगी चीज़ें। तो ऐसा नहीं, घर पे जब भी होमवर्क करो तो प्रॉपर स्पीड मैनेजमेंट अपना रखो कि किस स्पीड से तुम्हें चलना है। गलतियाँ बढ़ेंगी जब स्पीड बढ़ाओगे, लेकिन घर पे ही प्रैक्टिस करके वहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। एग्ज़ाम में फिर वो नॉर्मल स्पीड रहे तुम्हारे लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब तुम ज़्यादा तेज़ी से करना शुरू करोगे तो गलतियाँ होने लगेंगी ज़्यादा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, पेपर की एनालिसिस करना ताकि अगली बार और बेटर करके हो, ठीक है ना। चलो इस पे बात कर लेते हैं। इसी तरह भाई नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में तुम्हें पता है कि मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी होती। तो मेटल एक्सेस भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो एनायन वैकेंसी के कारण, कि अगर हमें दिख रहा है कि कुछ एनायन अपनी लैटिस साइड से मिसिंग है, कुछ एनायन अपनी लैटिस साइड से मिसिंग है और उनकी पोजीशन पर फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है इसमें दिख रहा है कि कैटायन अपने आप ही एक्सेस में हो गया कि नहीं। तो दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वाले इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या होते हैं? आसपास के आयंस की फील्ड में होते हैं, तो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं उससे पर्टिकुलर कलर की इंटेंसिटी क्रिस्टल में बढ़ती चली जाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो सोडियम क्लोराइड का प्योर क्रिस्टल तो वाइट होता है, लेकिन डिफेक्टेड स्लाइट येलो नज़र आता है ड्यू टू दिस डिफेक्ट। ठीक है, तो ज़्यादातर क्रिस्टल
मतलब जो शॉर्टकिट इफेक्ट दिखाते हैं उनमें इस तरह का डिफेक्ट भी देखने को मिलता है। ज़्यादातर क्रिस्टल जो शॉर्टकिट इफेक्ट दिखाते हैं उनमें इस तरह का डिफेक्ट भी देखने को मिलता है। इसमें कई बार फार्मूला ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि डिफेक्ट के पहले तो तुम्हें पता है फार्मूला NaCl था। अब Cl कम हो गए, एनायन कम हो गए, Na उतना ही रहे, तो NaCl1 - X, ऐसे भी फार्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसी तरह अगर देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, तो कई क्रिस्टल्स में दिखता है कि कुछ कैटायन का साइज एनायन के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली ज़्यादा छोटा होता है जब, तो डिफेक्टेड क्रिस्टल में कुछ एक्स्ट्रा कैटायन बीच के स्पेसेस में नज़र आते हैं, इंटरस्टिशियल साइड पे नज़र आते हैं, तो इसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं। अब इसका एग्जांपल ये बहुत कॉमन है कि जिंक ऑक्साइड का जैसे क्रिस्टल है उसको हीट करो, तो हीट करोगे तो सरफेस वाला जो जिंक ऑक्साइड है वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने की वजह से ऑक्सीजन तो निकल जाती है बाहर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है और जिंक आयन है डिफ्यूज़ होकर अंदर आ जाते हैं, तो वही एक्स्ट्रा जिंक आयन अंदर इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे नज़र आते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। अब इसमें फार्मूला लिखने का तरीका वही है कि जिंक ऑक्साइड में पहले 1:1 रेशियो में था ये, अब जिंक रिलेटिवली बढ़ रहे हैं तो इसको 1 + X लिख सकते हो। तो दिस इज मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। फिर एक है मेटल डिफिशियंसी। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का भी बड़ा कॉमन एग्जांपल है कि अगर कोई मेटल आयन कभी कभी क्या होता है अपनी लैटिस साइड से गायब होता है, तो दूसरा मेटल आयन ऑक्सीडाइज होकर उसके चार्ज को बैलेंस करता है। दिस इज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। जैसे ये FeO का क्रिस्टल बेसिकली 1:1 रेशियो में होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ Fe मिसिंग होते हैं, तो अदर Fe+2 से +3 में ऑक्सीडाइज होकर उनके चार्ज को बैलेंस करते हैं। ये इस तरह का डिफेक्ट है। तो तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट ने कैलकुलेशन की होगी, बताओ इसके अंदर कितने Fe+3 कितने Fe+2 हैं। तो ये बेसिकली मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट वाला है पार्ट, है ना। तो एक बार रीडिंग लगा लेना NCERT से भी विद एग्जाम्पल। बाकी तो तुम्हें मैंने फोकस कर ही दिया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट देखो जो है इस जो फार्मूला क्रिस्टल का पूछा जाता है, डेंसिटी, पैकिंग फ्रैक्शन, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं बेसिक पार्ट से, ठीक है ना। और उसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, कई बार डायरेक्ट कई बार इनडायरेक्ट, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं लिए मैं, कुछ हटा भी दिए कॉमन क्वेश्चन, ताकि यहाँ पे तुम्हें एक क्वेश्चन एक ही टाइप का दिखे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, डोपिंग। देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, कई बार बाहर से इम्प्योरिटी क्रिस्टल में इंड्यूस कराते हैं, तो इस टाइप का डिफेक्ट होता है डोपिंग। डिफेक्ट बेसिकली क्रिस्टल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस लाता है, तो अगर हमें चेंजेस, नेचुरल डिफेक्ट जो है उसकी वजह से क्या होता है, बहुत थोड़ा परसेंटेज होता है नेचुरल डिफेक्ट का, तो प्रॉपर्टी में निग्लिजिबल चेंज आता है। अगर हमें ज़्यादा चेंज लाना है तो अलग से और ज़्यादा इम्प्योरिटी इंजेक्ट करनी पड़ती है, तो ज़्यादा चेंज आता है। जैसे NaCl में कंडक्शन तो होता नहीं, होता है क्रिस्टल में नहीं होता, हाँ वाटर में डाल दो या मेल्ट कर दो, दोनों केसेस में होगा, बट क्रिस्टल में नहीं। अब कंडक्शन बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रांशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी इसमें इंजेक्ट करते हैं। तो स्ट्रांशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी जब इंजेक्ट करते हैं तो स्ट्रांशियम क्लोराइड में क्लोराइड तो सेम पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं जैसे NaCl के क्लोराइड है, लेकिन स्ट्रांशियम जो है वो Na+ वाली पोजीशन ऑक्युपाई करता है। अब एक स्ट्रांशियम आता है तो 2 Na+ वाली साइट ऑक्युपाई करता है, जिनमें से एक पोजीशन पे तो खुद होता है और एक पोजीशन वैकेंट होती है। ये होता कैसे आखिर, कैसे हम सॉलिड के अंदर डाल देंगे सॉलिड, बेसिकली NaCl को मेल्ट करोगे, स्ट्रांशियम क्लोराइड डालोगे उसमें मेल्ट फॉर्म में, फिर रिक्रिस्टलाइज करोगे तो तुम्हें ऐसा नज़र आएगा, है ना। तो इसमें एक स्ट्रांशियम 2 Na को गायब करता है, उसकी जगह आता है, तो एक स्ट्रांशियम 2 Na को गायब कर रहा है, एक जगह आ रहा है, दूसरी जगह वैकेंट है, तो एक कैटायनिक वैकेंसी बनी। 10 स्ट्रांशियम क्लोराइड डालोगे तो 10 कैटायनिक वैकेंसी। अच्छा, अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग कि कैटायनिक वैकेंसी कैलकुलेट कैसे करें। तो देखो जो क्रिस्टल है उसमें कैटायन पे चार्ज देख लो, और जो इम्प्योरिटी डाल लो उसमें कैटायन पे चार्ज देख लो, जितना डिफरेंस हो चार्ज का उतनी ही कैटायनिक वैकेंसी बनेगी एक पार्टिकल से। बाकी जिस हिसाब से पूछा जाए कैलकुलेट करके निकाल लो।
ठीक है भाई, ठीक है। ट्रंकेटेड सिस्टम पता है, ट्रंकेटेड पे आज तक एक ही क्वेश्चन आया है, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर को अगर बाई अ प्लेन कट कर देते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड ट्रंकेटेड ऑब्जेक्ट। जैसे शॉर्ट में दिखाता हूँ, ट्राइंगल है, इसके कॉर्नर कट कर रहे हैं तो दिस इज ट्रंकेटेड ट्राइंगल जो हेक्सागन नज़र आ रहा है। स्क्वायर है, इसके कॉर्नर कट कर रहे हैं तो दिस इज ट्रंकेटेड स्क्वायर जो ऑक्टागन नज़र आ रहा है। ऐसे ही क्यूब में सारे कॉर्नर का ट्रंकेशन करेंगे तो सारे कॉर्नर तुम्हें ऐसे ही नज़र आएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रंकेटेड क्यूब। तो बस एक बार तुम्हें स्ट्रक्चर का आइडिया लग जाए, बाकी चीज़ें तो तुम कैलकुलेट कर ही लोगे, उसमें कहीं समस्या नहीं। ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रन, तो टेट्राहेड्रन का शेप पता है, सारे कॉर्नर को कट कर रहे हैं बाई अ प्लेन तो दिस इज ट्रंकेटेड। तो जैसा ये दिख रहा है वैसे ही बाकी कॉर्नर पे भी होगा, तो वो एज्यूम करते हो, कैलकुलेट कर लो क्या है। हाँ, ट्रंकेटेड सरफेस एरिया में तुम्हें निकालना पड़ेगा कि प्लेन को कहाँ से लगा के कट कर रहे हो भाई। यहाँ से मान लो मेंस में नहीं, सरफेस एरिया तो बिना कटिंग के बता ही नहीं सकते हो ना तुम। हाँ, सिमेट्री मान रहे हो तो बीच में ले लो फिर, जो भी ये है लेंथ उसके बीच में। ये तो मैथमेटिकल हो गया भाई, ये स्क्वायर हो गया उसका निकाल लो, और जो कट हुआ है ट्रायंगल उससे कैलकुलेट करो हर फेस में। मतलब वो है टेढ़ा क्वेश्चन अगर आया तो, लेकिन उसमें क्या होगा, ये ट्रायंगल जो होंगे वो हेक्सागन नज़र आएंगे तुम्हें, और ये कॉर्नर जो होंगे स्क्वायर नज़र आएंगे। तो सारे कॉर्नर मतलब सारे स्क्वायर का एरिया प्लस सारे जो ट्रायंगल कट के हेक्सागन बन गए उनका एरिया निकाल के जोड़ दो। कुछ दिया होगा क्वेश्चन में इसके करस्पॉन्डिंग, तो निकाल लोगे। ठीक है भाई, तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। जो इम्पॉर्टेंट तुमको पता है, वैसे टॉपिक तो ये हल्का ही है, कोई टफ टॉपिक नहीं है सॉलिड स्टेट। भारी टॉपिक तो आगे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक से तो घबराते हैं बहुत सारे लोग, थर्मोडायनेमिक्स, फिर उसमें जब तक थर्मोडायनेमिक्स 2 आता है तब तक तो मामला ढीला हो जाता है सब, है ना। टेंशन मत लो, हम सारी चीज़ें करा देंगे ढंग से। हाँ, लेकिन तुम पढ़ के बैठो ताकि तुम भी अगर कुछ चीज़ पूछना चाहो तो पूछ लो। क्या बेटा? नेक्स्ट बेटा लिक्विड सॉल्यूशन।